तो इस महीने एक के बाद एक दो सरप्राइज देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले फैंटास्टिक 4 का टीजर आया और अब से कुछ दिन पहले जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ का ट्रेलर आया, जिसके अंदर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, पर जो कुछ भी हमें देखने को मिला चलो उसे ही ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात इसकी स्टोरी की करें तो इस ट्रेलर में हमें कहीं ना कहीं वही स्टोरी दिखाई गई है जो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताई थी। तो उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको जानना हो तो यही वाली वीडियो देख लेना। पर हाँ, मैं मार्शाला अली की बात जरूर करूंगा, क्योंकि इस आदमी के साथ मार्वल 5 साल में एक मूवी भी नहीं बना पाया, या फिर कहा जाए मूवी तो छोड़ो, अभी तक स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का भी अता पता नहीं। वहीं जुरासिक वर्ल्ड वालों ने पूरी की पूरी मूवी साल भर में बना दी, जो कि मार्वल के लिए तो कहीं ना कहीं एक तमाचा है। और अब अपने ट्रेलर पे वापस आते हैं। तो इसकी शुरुआत में हमें दिखाया गया कि स्कारलेट जॉनसन का कैरेक्टर कुछ रिसर्चर्स को उस आइलैंड पे लेके जाती है जिसपे डायनासोर्स रहते हैं, जिसमें एक एक करके उनकी पूरी टीम से हमें मिलवाया जाता है। और इसके अलावा सुनने में आ रहा था कि इस मूवी के अंदर 1990 की जुरासिक पार्क और जुरासिक पार्क के ऊपर जो नॉवेल लिखा गया था उसके कुछ सीन्स होने वाले हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं पार्ट 1 के सीन्स का हिंट तो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये वाला सीन जहाँ पे हमें टाइटानोसॉरस देखने को मिले, ये कहीं ना कहीं 1990 वाली जुरासिक पार्क मूवी के इस सीन की याद दिलाता है। वहीं ये वाला सीन जहां मार्शाला अली एक रेड फ्लेम जला रहे हैं, वो पार्ट 1 के उस सीन की याद दिलाता है जहां पे टी-रेक्स अपने पिंजरे से आजाद हो जाता है। और अब इसके अलावा नॉवल से कौन से सीन लिए गए हैं इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद हमें एक रिसर्च लैब दिखाई जाती है, जिसे देख के लगता है कि यहाँ पे सब लोग सब कुछ अचानक से छोड़ करके भाग गए हों। हालांकि इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये 1990 की जुरासिक पार्क से कनेक्टेड है या फिर 2015 की जुरासिक वर्ल्ड से। हालांकि अगर इसे देखा जाए तो ये ज्यादा हाईटेक है, जो इसे 2015 की जुरासिक वर्ल्ड से ज्यादा कनेक्ट करता है। इसके अलावा इस सीन में हमें इस मूवी के अंदर रैप्टर्स भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस पार्क में जो लोग पहले थे वो जाते वक्त इस पार्क के सबसे खतरनाक डायनो को खुला छोड़ गए, जिसके हिसाब से अगर बात यहाँ पे 1990 की जुरासिक पार्क की हो रही है तो ये डायनो शायद टी-रेक्स होगा। लेकिन अगर उसकी जगह यहाँ पे 2015 वाली जुरासिक वर्ल्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे एक ऐसा हाइब्रिड डायनो हो सकता है जो खौफ और दहशत का दूसरा नाम है, और जिसे आप इंडोमिनस रेक्स और इंडोरैप्टर का भी बाप कह सकते हैं, जिसका नाम था स्कॉर्पियस रेक्स। ये हाइब्रिड डायनो क्रीचर हमें दिखाई दिया था जुरासिक वर्ल्ड की स्पिन ऑफ सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस के सीजन 3 में, जहां इसकी स्टोरी सीधे सीधे 2015 वाली जुरासिक वर्ल्ड से कनेक्टेड थी कि जब पार्क के अंदर इंडोमिनस रेक्स का आतंक फैला तो पार्क के वर्कर्स और सारे रिसर्चर्स वहां का सारा जरूरी सामान ले करके चले जाते हैं और स्कॉर्पियस रेक्स को एक क्रायोपॉट में जमा छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये जानवर उनके लिए पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल था, यानी ये कहीं भी और किसी पर भी अचानक से अटैक कर देता था और इसे कंट्रोल करने की इनकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं, जिसके बाद ये इसे एक क्रायोपॉट में जमा देते हैं। और अगर हम बात इस क्रीचर के इसके साइज, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज की करें तो इस क्रीचर का साइज टी-रेक्स से थोड़ा छोटा पर इंडोरैप्टर से काफी बड़ा था। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी, यानी अगर इसका सामना सीधे तौर पे टी-रेक्स से हो जाता तो ये शायद उसे भी डाउन कर देता। इसके अलावा इसकी सूंघने की शक्ति भी कमाल की थी और साथ ही ये अपनी आंखों को इंफ्रारेड आई में भी बदल सकता था, जिससे कि इसके शिकार का इससे छुप पाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके अलावा ये अपनी पूंछ पे लगे जहरीले कांटों को बंदूक की गोली की तरह अपने शिकार पे फायर कर सकता था। और अगर आप सोचते हो कि ये एबिलिटीज इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटीज हैं तो रुको जरा, इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटीज तो अब मैं बताने जा रहा हूँ। और इसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी ये थी कि ये खुद से ही अपना एक क्लोन तैयार कर सकता था। हालांकि इस चीज को उस सीजन के अंदर एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, बस मुंह ज़बानी बताया गया कि ये क्रीचर अपना क्लोन भी तैयार कर सकता है। लेकिन इसकी ये एबिलिटीज एक तरह से दोधारी तलवार की तरह थी, क्योंकि जिस तरह से इंसानों में होता है कि अगर उसका क्लोन सेम मेमोरी पे तैयार किया जाए तो उसका क्लोन भी अपने आप को प्राइम समझता है, उसी तरह से ये भी जब अपना क्लोन तैयार करता है तो इसका क्लोन भी अपने आप को प्राइम समझता है। और जब इन दोनों का सामना होता है तो ये आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया कि ये जानवर कितना खतरनाक है तो ये समझ लो कि ब्लू रैप्टर, जो कि बिना डरे इंडोमिनस रेक्स और इंडोरैप्टर से भिड़ जाता है, वो भी इसके सामने टिकता नहीं और अपना रास्ता बदल लेता है। और गाइज उसके अलावा मैंने कहा था कि इस मूवी के अंदर हमें जीन्स के तोड़ मोड़ से एक नया डायनो तो देखने को मिलेगा ही, जिसे ये सीन कहीं ना कहीं कंफर्म करता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो एक
ग्लास चैम्बर है जिसके अंदर आपको एक आदमी दिखाई देगा। वहीं इस ग्लास चैम्बर के बाहर भी एक आदमी खड़ा है और इन दोनों ने ही पूरा कवर सूट पहन रखा है। यहाँ पे अगर इस धुएं के अंदर देखो तो आपको एक क्रीचर दिखाई देगा और इस सीन को पूरी तरह से देखने पे ऐसा लगता है कि एक आदमी अंदर रह गया और दूसरे ने उसको बंद कर दिया। हालांकि इस क्रीचर का हमें कहीं भी एक कंप्लीट लुक नहीं दिखाई दिया। हो सकता है शायद ये स्कॉर्पियस रेक्स ही हो, जिसे इस मूवी के अंदर थोड़ा और बड़ा करके दिखाया गया हो। तो बस गाइस ये वीडियो यहीं तक। वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अब मैं सुफियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।